नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल 22 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करते नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान अधिकारियों से फीडबैक लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया है कि जनता को योजनाओं का अगर लाभ दिलवाना है तो उसके लिए अधिकारी ही काम करेंगे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। इसी को लेकर वो लगातार ब्यूरोक्रेसी के साथ ही मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सभी 22 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर सीएम ने राज्य की योजनाओं की धरातल पर जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 दिन पहले प्रशासनिक सचिवों के साथ एक अहम बैठक की थी। बैठक में सीएम ने कहा था कि 2 अप्रैल से शुरू किया गया जनसंवाद एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारी जनमानस की शिकायतों मांगों पर गंभीरता से कार्य करें। शिकायतों का समाधान करते समय शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही हर अधिकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि वो लोगों से जनसंवाद करते हैं, फीडबैक लेते हैं, इसलिए शिकायतों के समाधान गलत तरीके से ना करें, क्योंकि मैं खुद लोगों के बीच पहुंच रहा हूं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इससे पहले हिसार में भी जनसंवाद किया था, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना था और जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। साल में जो काम हुए होंगे, हमारे इस 9 साल में गिनती करके देख लोगे तो डबल काम मिलेंगे। आप बैठ जाओ, ले लेते हैं, कागज लेंगे आपसे, डबल काम मिलेंगे। और डबल के साथ साथ अगर हम खर्चा सोचते हैं तो जितना खर्चा वो किसी एक काम पर करते थे, हमारा खर्चा उससे आधा होता है। आधा क्यों होता है? वो इसलिए आधा होता है कि वो लोग तो जितना पैसा ऊपर से भेजते थे, उन्हीं के उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था, दुर्भाग्य है हम 1 रुपया भेजते, नीचे जाते रहते 15 पैसे रह जाते। जबकि ऊपर भी सरकार उनकी होती थी, प्रदेश में भी उनकी होती थी, नीचे भी उनकी होती थी, तीनों जगह सरकारें उनकी होती थी। और वो मानते हैं कि 1 रुपए का 15 पैसे रह जाता है। हमारा दावा यह है कि हम किसी भी काम के लिए, चाहे विकास का काम हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत पैसा भेजना हो, तो जो ऊपर 100 पैसे भेजेंगे तो आपके खाते में 100 के 100 पैसे आएंगे, 99 नहीं आएंगे। और इसका अनुभव आपको लग गया होगा। मैं उस समय राजनीति में तो सक्रिय नहीं होता था, लेकिन लोगों से मिलता जुलता था, सामाजिक कामों में ज्यादा मेरी रुचि होती थी। बहुत जगह पर पेंशन आती थी बुजुर्गों की, कोई भी जो जिम्मेवार आदमी होता था वो लेकर के बैठ जाता था कि स्कूल में, पंचायत घर में या कहीं भी बुला लेता था लोगों को। मानो उसने 100 लोगों की पेंशन आ गई, बुलाए, लेकिन स्वाभाविक उसमें से 10, 15, 20 नहीं आते थे। कुछ तो ऐसे थे जो भगवान को प्यारे हो गए थे, पेंशन चल रही होती थी उनकी। कुछ अपने किसी कारण से नहीं आ पाते थे, कोई बीमार हो गया, कोई बाहर चला गया, कैसे न कैसे। अब शाम को जितने बचते थे वो सबके दाया हाथ, बाया हाथ, पैर शैर के अंगूठे लगा लोगों के सबके खाते पूरे करते थे। और जो 15-20 बच जाती थी पेंशन, वो क्या करता था? अपनी जेब में डालता था, कोई पूछता नहीं था। और बहुत से किस्से आज भी उनके खिलाफ कोर्टों में चल रहे हैं। पेंशन के घोटाले, स्कॉलरशिप के घोटाले, क्योंकि हिसाब किताब कोई मांगनिया था ही नहीं। आज हर चीज सिस्टम में आ गई है, ऑनलाइन आ गई है। ऐसा नहीं कि आज कोई करता नहीं होगा, मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन इतना फर्क है कि अगर करता है तो उसी महीने, 2 महीने, 6 महीने में पकड़ा जाता है और उसको उठा के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। गड़बड़ करने वाले आगे भी है, लेकिन जब उनको लगता है कि अब तो तुरंत
एक्शन होता है तो फिर करने वाले पर भी थोड़ा चेक लगता है। पहले क्या होता है, ठीक है धंधा कर लो, किसी ने पूछना 10, 5 साल 15 साल निकल जाएंगे, इतने में रिटायर हो जाएंगे या इतने में लेनी है देनी है सब भूल जाएंगे, कोई हिसाब नहीं। लेकिन हमने उसका हिसाब किताब रखा, सब किया। फिर मैं एक भूमिका के नाते चला गया। गांव की जैसे खुराना की आबादी, हमको पता है कि अब परिवार पहचान पत्र बन गए हैं। पहले आबादी में जिसने जो कह दिया हम थोड़ा मान लेते थे, कोई कहता 10,000 है, कोई कहता 20,000 है, कोई कहता 15,000 है, कोई कहता 16,000 है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का काम नीति निर्माण करना है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं, या लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए यदि नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय में पैरवी हो या कानून में भी संशोधन करना हो तो सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है। सीएम मनोहर लाल ने साफ किया कि जो अधिकारी लापरवाही करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मेरा कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे, विपक्ष का ये काम होता है खूब करे। लेकिन हमने ये कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो, चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में ना कर्मचारी ना कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। हम किसी को छोड़ते नहीं है। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो कहता हूं कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीजें, कोई जानकारियां हों तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हमको नहीं बताएं तो विजिलेंस को बताएं, विजिलेंस को नहीं बताएं तो थाने में बताएं, थाने नहीं बताएं तो कोर्ट में ले जाए। कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना उनका धर्म है, करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, पब्लिक पर भी असर नहीं है। पब्लिक आज जानती है कि गरीब परिवारों में किस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं। और हमने तो ऐसे परिवार जिनके अंदर नौकरी नहीं है उसके घर, उसके परिवार के सदस्य को, यानी एप्लीकेंट को 5% मार्क्स, बल्कि 10% मार्क्स बाकी चीजों को मिलाकर के मिलते थे, जो हमने अभी 5 किए हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर ये 10% थोड़ा ज्यादा लगते हैं तो उसको वापस 5% किया है। और बाकी जो और श्रेणियां हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी मिलता है। और जिस कारण से आज बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर्स है, चाहे स्कूल शिक्षा है, चाहे कॉलेज शिक्षा है, सब में बच्चों की रुचि बनी है। अब जो फिर वही मैं शब्द बोलूंगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूं जो अब यानी शेखी बघारते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई। हम देने वाले नहीं हैं, सामने वाले का, लेने वाले की क्वालिफिकेशन, उसकी मेरिट, उसका जो प्रतिभा है वो हमसे लेकर के जाएगा नौकरी। उसका एक सिस्टम है, सिस्टम में कोई लूप होले तो उसको चेक करना ही हमारा काम। ये मेरा एक ड्रीम था कि हम लोग, जो हमारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, जो लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं, जिनको विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाएं या योजनाएं, बहुत सी योजनाएं केंद्र की भी हैं, बहुत सी योजनाएं प्रदेश सरकारों की हैं, तो इन योजनाओं का लाभ मिलता नहीं है। बल्कि साल के बाद जब विचार करते थे कि हमारा बजट कितना कितना उस स्कीम के लिए सैंक्शन है, तो बहुत चीजों का तो बजट अधूरा रह जाता था, लग ही नहीं पाता था, बच जाता था। हम चाहते हैं लोगों की सेवा करना, लेकिन हमारे सिस्टम ऐसे हैं जो लोगों तक वो सेवा पहुंचा नहीं पाते थे, वो इससे वंचित रह जाते थे। तो हम क्यों ऐसा कोई सिस्टम, आज ऑनलाइन का एक जमाना आ गया, आईटी का नाते से हम क्या हर एक सेवा उनको डोर स्टेप पर पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं। उसी में से प्रारंभ किया था हमने पहले अंत्योदय के सेवा केंद्रों का, जो 7 जिलों में एक साथ उद्घाटन किया था, आज से शायद 6 महीने पहले उसको किया था। और उस प्रयोग में से जो कठिनाइयां ध्यान में आई, उसको जैसे से सुधार करना था, इस टीम ने सारे को सुधार किया। और आज मुझे आपको बताते हुए, ये आपके साथ शेयर करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुल 37 डिपार्टमेंट की, अभी कल तक तो हमारी जानकारी थी कि 425 सेवाएं और योजनाएं इसका आज यानी लॉन्च करेंगे। लेकिन अभी मुझे जैसे दीपक जी ने बताया है कि 425 नहीं 485 हो गई हैं। तो 485 सेवाएं और योजनाएं उनको हम लॉन्च कर रहे हैं। हर एक विभाग की कोई भी योजना है, कोई भी उसकी सेवा है, जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत ही बहुत सी सेवाएं तो उसमें उल्लिखित हैं, उसमें रजिस्टर्ड हैं कि उन सेवाओं का लाभ जनता को एक निश्चित समय के अंदर मिलना ही चाहिए।
अगर नहीं मिलेगा तो जो अधिकारी है उसके ऊपर जुर्माना भी होगा, दंडित भी होगा। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी नियमित अंतराल पर जनसंवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, ITI, खेल स्टेडियम स्थापित करना आदि कार्य जो प्रदेश भर में होने वाले हैं, उनकी विभाग अलग से मैपिंग करवाए ताकि जरूरत के अनुसार उन्हें विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि अब तक पोर्टल पर 21,000 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 14,543 प्रतिवेदनों को विभिन्न विभागों द्वारा आगामी कार्रवाई के लिए फील्ड अधिकारियों को भेजा जा चुका है। इनमें से 10,763 प्रतिवेदनों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अभी तक 2,245 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीएम मनोहर लाल कई बार कह चुके हैं कि पोर्टल से जनता का काम आसान हुआ है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है। हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का बीपीएल का कार्ड ये बनता है। पहले बीपीएल कार्ड केवल एक बार बना दिए जाते थे, हमने इसको डायनेमिक अर्थात अपने आप आय की जांच हो जाती है, उससे उसका बीपीएल कार्ड बनता है। ये सब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं का और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को घर बैठे ये मिलता है। अधिकारियों के साथ बैठक से मुख्यमंत्री ने ये तो साफ कर दिया है कि काम अधिकारी ठीक से करे, वरना मुख्यमंत्री खुद फील्ड पर पहुंच रहे हैं और कर्मचारियों का फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं, आम जनता से बातचीत कर रहे हैं। वाकई देखा जाए तो मुख्यमंत्री लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो रहा है कि सीएम लोगों से रूबरू हो रहे हैं और उनसे काम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरत रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री का यही स्वभाव लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इसी का कारण है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतते नहीं पा रहे। मुख्यमंत्री का ये स्वभाव लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। यही कारण है कि अधिकारी कर्मचारी भी काम समय पर कर रहे हैं। किसी तरह की देरी होती है तो उसके लिए भी सुनिश्चित किया जाता है कि काम समय पर पूरा हो। लेकिन मुख्यमंत्री जब जनसंवाद करते हैं तो आश्वासन देते हुए नजर आते हैं कि हर किसी को सरकार के विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं। महिला आरक्षण बिल आने पर सीएम ने महिलाओं को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर थे, उस दौरान उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात की है। नितिन गडकरी से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से विकास को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा रहा है और हरियाणा को विकास की राह के साथ जोड़ दिया गया है। संपूर्ण विकास के साथ समाज में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए बीजेपी की तरफ से कई कदम उठाए गए। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि समाज में अनंत विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी तब बेहद ज्यादा जरूरी है।
इसी कड़ी में महिला आरक्षण के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश और साथ ही पूरे देश की महिलाओं को मिली है, जिससे लोकसभा में प्रचंड बहुमत और राज्यसभा में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी महिलाओं के लिए रही। तो वहीं हरियाणा की महिलाएं सदन की कार्रवाई देखने के लिए पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा भवन में उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की माताओं बहनों को बधाई दी गई और साथ ही साथ पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स नेशनल हाईवे के साथ जो कुछ चल रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ बीच में रुक जाते हैं, तो उन सब की चर्चा हम करते हैं। आज 11-12 ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनकी हमारी चर्चा की है और बहुत अच्छी एक फलदायी फ्रूटफुल जो हमारी चर्चा रही है। मुख्य रूप से जैसे उसमें कुरुक्षेत्र का बाईपास जो रोड हमारा पटियाला से और पेहवा कुरुक्षेत्र मंजूर हुआ है, उसमें कुरुक्षेत्र का बाईपास शेष था, तो वो आज उन्होंने मान लिया है कि उसको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद कटरा दिल्ली की जो रोड है वो अभी केएमपी पर आकर के समाप्त हो रही थी, लेकिन केएमपी से उसको बहादुरगढ़ तक बढ़ाया जाए ताकि बहादुरगढ़ से फिर यूईआर का जो लिंक बन करके सीधा एयरपोर्ट तक वो सीधी सड़क बनती है, वो उसमें क्लियर हुआ है। इसी प्रकार से जो जेवर एयरपोर्ट को एक रोड निकलनी है हमारे सेक्टर्स का जो प्लान्ड एरिया है उसके अंदर से वो निकल रही थी, अब उसको हमने तय करवाया है उनसे कि एलिवेटेड हो ताकि हमारे नीचे की आबादी का एरिया वो सुरक्षित रहे और एलिवेटेड रोड बनेगी। उस एलिवेटेड में शेयरिंग के बेसिस के ऊपर 225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार देगी, बाकी वो 800 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, बाकी नेशनल हाईवे ये उसके लगाएंगे। आज मुझे अवसर मिला कि जो नया संसद भवन बना है उसके अंदर सत्र जो चल रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चाहे वो राज्यसभा का है, दोनों का मुझे देखने का भी मौका मिला और दोनों जो हमारे स्पीकर साहब उनको भी मैं मिला हूं और चेयरमैन राज्यसभा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी मिला हूं और कुल मिलाकर के एक अच्छा अनुभव था। महिला आरक्षण का जो 33% का प्रावधान किया गया है कल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा भी आज पास हो जाएगा, उसके बाद सभी विधानसभाओं में हो जाएगा रेटिफाई होकर के और लागू होगा। 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें 33% महिलाओं का रिजर्वेशन वो एक प्रकार से कारगर हो जाएगा। इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये भी ठीक है कि हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे पंचायती राज है चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जब हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहाँ तो कर दिया है लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा, तो हम विषय की बात कहते थे कि राष्ट्रीय स्तर का एक कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इसमें कुछ कह सकते। लेकिन देखिए वो दिन आ गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन, मुझे लगता है शायद भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सभी विधानसभाओं के पास होने के बाद अब कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद माताओं और बहनों के चेहरे पर और भी ज्यादा खुशी देखने को मिलेगी, महिलाओं के चेहरे खिल उठेंगे। विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा और उसकी सारी प्रक्रियाएं जो आगे चलेंगी, 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी और जिन बहनों के चुनाव लड़ने के कारण से हमारे दूसरे बंधु थोड़ा उस समय उनके चेहरे देखने वाले होंगे, क्योंकि कल रात को मेरे पास सांसद मिलकर के आए थे, कह लगे हम पास कर रहे हैं, अपने आप ही पास कर रहे हैं, अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए। एक आनंद की बात थी, आनंद ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए, उसमें एक मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पानीपत में ही, प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। उस समय
हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था। अब बेटी बचाने वाला प्रदेश सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से, जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा दिया जाता था कि जेंडर रेशो उस समय थी, आज वही जेंडर रेशो 923, 926 एनुअल स्तर के ऊपर पहुंच गई है। धनखड़ जी उस समय तरह तरह के कमेंट किया करते थे कि बेटियां कम होने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो वो भी एक विषय चलता था और उसमें कहीं ना कहीं सत्यता भी थी। लेकिन अब सब चीजें ऐसी नॉर्मल हो गई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब दृष्टि से आगे बढ़ रही हैं। अभी एक किसी फंक्शन में मैं था, शायद हिसार में था कहाँ, तो जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट में बहनें और भाई सब मिलकर के उन्होंने 20 लोगों की लिस्ट पड़ी जिनको हमको गोल्ड मेडल देने थे। राज्यपाल महोदय भी थे। संयोग से 19 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस समय दूसरी चिंता भी हुई, जो मैं अपनी माताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि बेटियां भी हैं, बेटियों को आगे बढ़ाना, लेकिन बेटों को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो बेटियां बेटे सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तब समाज का ये संतुलन ये अच्छा बनेगा। तो इस नाते से मैं तो कह रहा हूं, पंजाब ने तो नारा बेटा बचाओ ये लगा दिया। एक नया संकट खड़ा हुआ। हालांकि उसकी चिंता हमें भी है। ये जो हमने हरियाणा नशा मुक्ति और हरियाणा ड्रग फ्री हरियाणा का जो एक नारा देकर यात्रा चलाई है, अभी आज वो कैथल से निकली है, 25 तारीख को करनाल में समापन उसका होगा। इन सारी चीजों के जो व्यसन हैं ये बेटों में यानी एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में जो मिलते हैं, तो पंजाब चिंतित बहुत हुआ है। तो इस नाते से तरह तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काम चलते रहते हैं। समाज हमारा संतुलित समाज हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके समान अधिकार इस नाते से आगे बढ़े। तो ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही एक प्रकार का मील का पत्थर हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप में है। मैं इस समय आप सबको आपके माध्यम से पूरे महिला समाज, हमारा मातृशक्ति समाज, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों को सबको पार्लियामेंट में शायद जाना भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी ये मानना है कि महिलाओं का समाज को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो महिलाओं को इसमें योगदान देना भी चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं की सहभागिता इस समाज के विकास को लेकर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मुबारकपुर का दौरा भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वैदिक विश्वविद्यालय के निर्माण संबंधी तैयारियों को देखा और निर्माण कार्यों की बारीकियों को भी परखा और साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। विश्वविद्यालय की सुविधाओं के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी को कोई असुविधा देखने को न मिले। निर्माण कार्यों की बारीकियों को भी सीएम की तरफ से चेक किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।